हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 एक ज्योग्राफी जो है जिसका नाम है कि भारत संसाधन एवं उपयोग, आज हम लोग उसको समझेंगे और एक एक करके हम लोग इसके सारे चैप्टर को धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो बेसिकली संसाधन के बारे में पढ़ना है। जो रिसोर्स जो हमारे पास होते हैं कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे कि संरक्षण क्या है और संसाधन नियोजन क्या है, ये सब। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अब आ जाइए यहाँ से शुरू, आप लोगों का पढ़ाई अब यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले संसाधन क्या है, देखिए हमारे पास जितने भी वस्तुएं होती हैं जिसका हम लोग उपयोग कर सकें और वो प्राकृतिक में अगर मिलती हो तो वो सब हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि मार्कर है, ये किसी न किसी रूप में मेरे काम आ रही है तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। वैसे ही आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए बुक, कॉपी, किताब, ये सब, कलम, पेंसिल, ये सब क्या है, संसाधन है। तो आपके लिए वो सब संसाधन हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई टॉय खिलौने की कंपनी है तो उसके लिए प्लास्टिक संसाधन हो जाएगा। तो लगभग दुनिया पे हर कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी के लिए संसाधन का काम करता है। समझ में आया कि नहीं। और जैसे कि मान लीजिए कोई कूड़ा कचरा होता है, कोई जो कंपनियां कूड़ा कचरा को उपयोग करना जानती हैं उनके लिए भी संसाधन के रूप में कूड़ा कचरा हो गया। तो संसाधन ना दुनिया में जितना भी चीज़ है वो लगभग किसी न किसी रूप में संसाधन के काम में आ ही जाता है लगभग। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए, अब इसमें आप लोग एक चीज़ पढ़ेंगे, जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। यानी कि संसाधन होते नहीं हैं, उनको बनाया जाता है। इसका अर्थ, उनका अर्थ यही रहा होगा कि आप लोग संसाधन, जैसे कि मानो कि संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये होते नहीं हैं, ये बनते हैं। यानी कि एक बार उपयोग कर लिए ना तो फिर ये बनने में समय लगता है, ये बताना चाह रहे होंगे शायद जिमरमैन यहाँ पे। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आप लोग समझते रहिए, बस सब आसान है बहुत ज़्यादा। अब संसाधनों क्या किया है, बांट दिया गया है बहुत ही प्रकार में। जैसे कि यहाँ पे जैव, अजैव, नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय, ये सब क्या क्या होते हैं, ये सब को मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक जैव और दूसरा अजैव। उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि क्या वो जिंदा है तो हो जाएगा जैव, और अगर वो जिंदा नहीं है तो क्या हो जाएगा, अजैव। जैसे कि मवेशी सब जिंदा होते हैं, मानव सब जिंदा है तो हम लोग हो गए जैव संसाधन। कोयला, पेट्रोल, खनिज, ये सब क्या है, अजैव, मरे हुए हैं तो क्या है, अजैव संसाधन। समझ में आ गया। वैसे संसाधन जिनमें जान पाई जाती हो वो जैव संसाधन, वैसे संसाधन जिनमें जान नहीं पाई जाती हो अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पे देखिए, उपयोगिता के आधार पे भी संसाधनों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो नवीनकरणीय और एक अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय का अर्थ है कि जो नया बन जाए, जैसे एक बार उपयोग करेंगे तो फिर नया वो बन जाएगा। तो ये इसमें न्यू इसमें बनते रहता है, नया हमेशा होते रहता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, आज सूर्य का प्रकाश का पूरा आप लोग उपयोग कर लिए, सोलर बैटरी बना लिए, तो क्या कल नहीं उगेगा, बिल्कुल उगेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग नवीनकरणीय संसाधन। और इसका उल्टा अनवीनकरणीय, इसमें न्यू इसमें नहीं बनता है, बल्कि एक बार आप लोग ख़त्म कर लिए तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। मतलब एक बार उसको ख़त्म कर लिए तो वो अब फिर दोबारा बनने वाला नहीं है, अगर बनेगा भी तो बहुत समय लगाएगा बनने के लिए। ठीक है, लाखों वर्ष लगभग। उपयोगिता के आधार पे नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय जो फिर बन जाए उपयोग करने के बाद, अनवीनकरणीय जो फिर न बने उपयोग करने के बाद। ठीक है, जैव जो जिंदा हो वो जैव हो जाएगा। ठीक है, अजैव जिसमें जान नहीं हो वो अजैव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैव अजैव समझ लिए आप लोग। अब समझते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आप लोगों के किताब में जो दिया गया है वो स्वामित्व के आधार पे एक निजी दिया गया है, एक सार्वजनिक दिया गया है, और एक राष्ट्रीय दिया गया है, और एक अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दो मैं खुद से आप लोगों को बताऊंगा, और ये सवाल मैट्रिक के कोई एग्जाम पेपर में आ सकता है कि सहकारी संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, ये सब सवाल आ सकता है। बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। देखिए कोई भी संसाधन अगर किसी निजी व्यक्ति का है ना तो वो उसका निजी मतलब होता है कि मेरे खुद का। जैसे कोई की पत्नी किसी की निजी संसाधन होती है, एक मान के चलिए, तो वो हो गई उसकी खुद की। अच्छा, सार्वजनिक जो सबका हो, जैसे कि गार्डन, पार्क, वो क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि मंदिर है, सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो सार्वजनिक हो गया। सहकारी मतलब दो चार लोग मिल के कोई संस्था खड़ी करे हैं तो उसको हम लोग सहकारी कहते हैं। ठीक है, जैसे और अगर उसमें सरकार का कुछ योगदान है तो उसको हम लोग सहकारी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 लोगों ने मिलकर कुछ कंपनी खड़ा करी है, उन लोगों में पूंजी लगा रहे हैं वही लोग, और लाभ का बंटवारा, हानि का बंटवारा आपस में वही लोग कर रहे हैं, तो वो हो गया सहकारी।
जैसे कि सामुदायिक हो गया, जैसे कि सामुदायिक है, सामुदायिक में मतलब होता है किसी खास धर्म के लोग, किसी खास स्थान के लोग अगर किसी चीज़ को धारण कर किए हुए हैं तो वो हो जाएगा उनका सामुदायिक। जैसे कि मान लीजिए जैन लोग का एक सोसाइटी है जिसमें केवल जैन लोगों को ही एंट्री है, तो वो हो गया जैन लोगों का सामुदायिक संसाधन। समझ में आया कि नहीं है? इसे कोई खास मंदिर है, वहाँ पे केवल उसी धर्म के लोग जा सकते हैं जो उस धर्म से संबंधित हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सामुदायिक संसाधन। ये किसी समुदाय का होता है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ है कि भारत के राष्ट्र में जितना भी संसाधन आ गया, भारत देश में जितना भी संसाधन आ गया, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, ये हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, यहाँ पे ये अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन। इसके अंदर जितना आ गया वो, प्लस इसके 19.2 किलोमीटर यहाँ तक आएंगे हम लोग, 19.2 किलोमीटर, ये हो गया 19.2 किलोमीटर। और इस 19.2 किलोमीटर से आगे 200 किलोमीटर तक जाएंगे तो लगभग इतना इलाका हमारा राष्ट्रीय संसाधन होता है। और इसके बाद का इलाका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। यहाँ 19.2 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक का एरिया अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, ये 19.2 किलोमीटर के आगे का इलाका। ठीक है, और 200 किलोमीटर तक के अंदर का इलाका आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। यहाँ पे श्रीलंका भी आ गया तो क्या वो श्रीलंका भारत का है? नहीं, वहाँ पे दूसरा कुछ मैटर चलता है। ठीक है, उसको ध्यान में नहीं लेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसको बोलते हैं। खैर आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं। निजी, किसी व्यक्ति के, खास व्यक्ति का। सार्वजनिक, सरकार का, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी रेलवे, सरकारी बस। सहकारी, 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया वो। सामुदायिक, किसी खास धर्म का, किसी खास समुदाय का। राष्ट्रीय, इस पूरे के अंदर का हो गया राष्ट्रीय, और इसके बाहर का अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मिलता है तो वो आसानी से नहीं मिल जाता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है तब वो आपको मिलता है। आपको अकेले नहीं मिलता है, जिस जो देश नज़दीक में उसको भी उतना शेयर मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला समझ में आ गया ये पूरा। अब हम लोग देखते हैं विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पे संसाधनों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चारों में पैदा होता है कि ये क्या क्या है आखिर। तो देखिए समझते हैं एक एक करके। पहले समझ लेते हैं विकसित को। विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका आप लोग उपयोग भी कर रहे हैं, आपको उनको जानकारी भी है कि वहाँ पे संसाधन है, उसका उपयोग हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो वो हो गया विकसित। वो पूरी तरह से विकसित, डेवलप्ड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ठीक उल्टा होता है संभावी। केवल जानकारी है कि हाँ उस जगह पे हो सकता है कि संसाधन हो, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, और है भी तो वो ऐसे स्थान पे है जहाँ कि उसको निकालने में उतना खर्चा आ जाएगा जितने का वो है नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं संभावी। दोनों समझ में आ गया? आपको पता है, आप लोग यूज कर रहे हैं तो हो गया विकसित। पता नहीं है या फिर थोड़ी सी जानकारी है या फिर कहीं ऐसे जगह पे है बस संभावना के लिए कि हाँ भाई वहाँ संसाधन है। ऐसे हिमालय के यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी बिठाने और निकालने में मान लीजिए 5 करोड़ लग गया, 50 करोड़ मान लीजिए, और इसका संसाधन का कीमत मान लीजिए 40 करोड़ है, तो ये एक तरह से संभावित संसाधन में आ जाएगा। संभावित विकसित समझ में आ गया। अब भंडार संसाधन, हमारे पास कुछ एक ही इसका उदाहरण है, जल। जल एक ऐसा संसाधन है जिसको हम लोग अगर उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर लें तो इसमें से असीम हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं। लेकिन वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेंगे कैसे? हमारे पास सुविधा ही नहीं है, तो सुविधा नहीं है तो इसीलिए वो केवल भंडार के रूप में हम लोग को दिख रहा है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कर नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया आपका भंडार, वो ऐसा संसाधन जिसको भविष्य में हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं है। जैसे कि आज से बहुत साल पहले सौरमंडल, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए भंडार संसाधन था, क्योंकि उसका उपयोग करना हम लोग को नहीं आता था, लेकिन अब हम लोग को आता है, तो वो हमारे लिए नॉर्मल संसाधन हो गया, विकसित हो गया वो हमारे लिए। अब यहाँ पे देखते हैं संचित कोष क्या है। संचित कोष है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हैं संसाधन को बनाने के जो कि खाली पड़े हैं। जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे बांध हैं जो खाली पड़े हैं, तो उन लोग उस बांध में हम लोग बिजली बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं बहती है, वहाँ पे अगर हम लोग पवन चक्की लगाएं तो उससे भी बहुत ज़्यादा संसाधन क्या हम लोग बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो ये हो गया संचित कोष। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग नॉर्मल, आप लोग इसका डिफिनीशन आप लोगों को समझा दिए। अब इसका थोड़ा कुछ वर्ड इसमें फंसता है, जैसे कि संसाधन नियोजन क्या है, सतत विकास क्या है, और पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन क्या है। ये सब मैं अभी बस इसको मिटाने के बाद आप लोगों को बताऊंगा। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ जैसे वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, सतत विकास, संसाधन नियोजन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ये सब क्या है? तो सतत विकास समझते हैं।
इसका अर्थ ये है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जैसे कि कोई भी संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है अभी वो बहुत ही कम बचा है, मान लीजिए एक साल में वो 10 लीटर उपयोग हो रहा है और हमारे पास है 100 लीटर, तो ये हमारे पास 100 लीटर का 10 साल का रिजर्व हुआ, इसको घटा देंगे हम लोग, इसको कर देंगे कि एक साल में अब 5 लीटर ही करेंगे, तो हमारे पास ये हो गया 20 साल का रिजर्व। ठीक है, इसको करके हम लोग और घटा के कर देंगे 2.5 लीटर या फिर 2.5 लीटर, तो ये हमारे पास रिजर्व ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर संसाधनों का उपयोग करना यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारा कहलाता है सतत विकास की अवधारणा संसाधन नियोजन में। ठीक है, अब संसाधन नियोजन क्या होता है, तो किसी भी काम को करने के पहले हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान का अर्थ होता है योजना। ठीक है, और संसाधनों के बारे में प्लानिंग करना कहलाता है संसाधन नियोजन। परिवार के बारे में प्लानिंग करना कहलाता है परिवार नियोजन। तो वैसे ही संसाधनों के बारे में प्लानिंग करना संसाधन नियोजन। आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग का रूटीन बनता होगा, तो हो गया आपका शिक्षा, आपका हो गया वो पढ़ाई नियोजन। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही नियोजन का अर्थ है प्लानिंग करना। प्लानिंग कमीशन एक बना था, वो लोग पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1। तो प्लानिंग कमीशन जैसे कि उसका काम था कि हर 5-5 सालों पे एक आपको प्लान तैयार करके दे देना है सरकारों को कि इसी प्लान पे सरकार काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गया संसाधन नियोजन। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या होती है? कुछ अर्थव्यवस्था ऐसी है किसी देशों की जहाँ की उनके पास ना कोई प्लानिंग है ना कुछ है, वो लोग केवल संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं हम लोग डाकुओं की अर्थव्यवस्था। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए 4 ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो कि आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। एक नंबर टिक मारने वाला में यहाँ पे एक आ सकता है शिखर सम्मेलन। तो याद रखेंगे पहला शिखर सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम। ये सब क्यों? संसाधनों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है, पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 92 में 1900। इसमें 20 ऐड कर देना है, 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ठीक है, ट्रिक देखिए, इसमें 20 ऐड कीजिए, उसके बाद 5 ऐड करते जाइए। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002। इसके बीच में जब 1997 का दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था, उसी बीच क्योटो सम्मेलन भी हुआ, जिसको कहते हैं हम लोग क्योटो सम्मेलन 1997 में जापान। तो ये समझ में आ गया आपको? ये सब 1 नंबर का चीज़ें याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। ये भी आ सकता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो आपके ऑप्शन में रहेगा, आप टिक कर देंगे, काम खत्म। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो जापान में। ठीक है, तो अगर ये वाला चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में बताएंगे ज़रूर, और कोई क्वेश्चन होगा तो भी मुझे कमेंट बताएंगे। मिलते हैं आप लोगों से सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब पढ़ाई लिखाई करते रहिए।